तो बेटा शुरू करते कोसाइन फंक्शन से। सर सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं? सारे नहीं है बेटा, कुछ कुछ लेक्चर्स हैं अभी। और सर मुझे पता नहीं था, मैं देख लूंगा फिर से अगर कुछ हाँ दिक्कत। बेटा, काफी सारे लेक्चर है, लेकिन तुम यूट्यूब पे अब हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं सारे लेक्चर। सर इसी नाम से चैनल है? हाँ, इसी नाम से चैनल है। ठीक है। ओके। ओके बेटा। तो कोसाइन फंक्शन देखो, कोसाइन फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ग्राफ जो है मैंने साइन का तुम्हें बताया था, जस्ट लाइक एज कॉस का ग्राफ देखो इस फॉर्म में आता है। दिस इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और जिसका ग्राफ बनता है दिस इज इन दैट शेप। और अब प्रॉपर्टीज भी लिखनी शुरू करते हैं। मैं साइन का भी ग्राफ एक साथ ही बना देता हूं इसके, जिससे तुम्हें प्रॉपर्टीज भी याद रहे। दिस इज साइन एक्स। वैसे मैं कई सारी प्रॉपर्टीज पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। तो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ किस फॉर्म में है? इसके रूट्स होते हैं बेटा π/2 के ऑड मल्टीपल पे, तो ग्राफ इस टाइप से मिलता है, ऐसे कंटिन्यू होता है। ठीक है। एंड सिमिलरली हियर जो रूट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं π/2 के ऑड मल्टीपल पे। दिस इज π/2, 3π/2, देन 5π/2, एंड देन दिस 7π/2 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पे आ गया -π/2, -3π/2, -7π/2 एंड सो -5π/2 एंड सो। ठीक है। और देखो बेटा, +1 वैल्यू, आपको पता है ना कि कॉस की रेंज -1 से 1 तक होती है, साइन की रेंज भी -1 से 1 होती है। तो जो 1 वैल्यू ले रहा है वो 0 पे ले रहा है, एंड देन 2π पे ले रहा है। और जब -1 वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पे भी देखो -2π पे। तो जब भी 1 वैल्यू लेगा वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे लेगा। ठीक है। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कितनी वैल्यू आएगी? -1। जैसे -π है, पाई हो गया, देन 3π हो गया, एंड सो। ठीक है। दीज वैल्यूज आर -1। तो प्रॉपर्टी क्या होगी इसके लिए? पहली प्रॉपर्टी तो कॉस फंक्शन के लिए हुई कि कॉस की रेंज -1 से 1 होगी। बहुत बार लिखवा भी चुका है इसे। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास क्या आ गई कि कॉस फंक्शन 0 होगा, कब होगा? इफ x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2, जहां पे n का वैल्यू कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। z भी लिख सकते हो, i भी लिख सकते हो, इंटीजर के सेट को। राइट। थर्ड अपने पास आ रहा है, दिस इज cos x इक्वल टू +1। तो cos x इक्वल टू +1 कब होगा? इफ x इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2n पाई, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई, cos x इज इक्वल टू -1 if x is equal to odd multiple of pi, 2n + 1 pi, where this n is belongs to set of integers. These are our important properties जो कई बार यूज होती हैं। अभी मैंने साइन की इक्वेशन, कोसाइन की इक्वेशन और tan की इक्वेशन नहीं करवाई है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, उनके ऊपर भी काम अपन करेंगे। ठीक है। ओके। अब बढ़ते हैं आगे साइन फंक्शन के लिए, और ऐसी साइन की प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। मैंने वैसे साइन लास्ट क्लास में बताया था आपको, है ना, बट फिर भी एक बार ग्राफ बना लेते हैं बेटा। द ग्राफ ऑफ साइन इज दिस। आपको पता है ना, साइन सॉरी कॉस π/2 माइनस थीटा बोलेंगे तो क्या मिलेगा? साइन थीटा मिलेगा। तो मतलब π/2 का शिफ्टिंग हो रहा है इस ग्राफ में, राइट, साइन के ग्राफ में। तो जो π/2 का शिफ्टिंग हुआ तो ग्राफ इस टाइप से मिल गया अपने को। एक मिनट। एंड सिमिलरली हियर मैक्सिमम वैल्यू जो है 1, मिनिमम वैल्यू -1, दोनों फंक्शंस की रेंजेस सेम होती है। ठीक है। रूट्स कहाँ पे मिलते हैं इसके? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे, 0, पाई, 2π, 3π एंड सो ऑन। राइट। सिमिलरली हियर दिस इज -π, -2π, -3π। तो जितने भी इंटीजर मल्टीपल पाई के मिल रहे हैं उन पे साइन 0 होगा। तो इसकी साइन की पहली प्रॉपर्टी हो गई कि दैट sin x is bounded between -1 and 1, बाउंडेड बिटवीन -1 and 1। बात समझ में आ रही कि आपकी रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, दैट sin x इज इक्वल टू 0, कहाँ पे रूट है?
when this x is equal to n pi, integer multiple of pi, where this n is belongs to set of integers. तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई अपने पास? थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस इज sin x इक्वल टू 1. अब तुम देख सकते हो 1 कब हो रहा है? एक तो पाई बाई 2 पे 1 है, ठीक है बेटा, फिर उसके बाद फिर उस पे हमने 2 पाई का एडिशन किया तो फिर दोबारा 1 मिला है, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 करूंगा तो कितना मिलेगा? 5 पाई बाई 2. फिर मैंने 2 पाई का एडिशन किया तो फिर मुझे 1 मिला, तो ये वाला पॉइंट क्या मिल गया आपको? 9 पाई बाई 2. राइट, सबको विजिबल होंगी चीजें, ऐसे ही पीछे भी चलते चले जाओ. 0 माइनस 2 पाई कितना आएगा? सॉरी, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, तो उसमें अगर माइनस 2 पाई करोगे मतलब पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 पाई बाई 2. सिमिलरली ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5 पाई बाई 2. ये कौन सा आ गया? माइनस का पाई बाई 2. बस ऐसे समझते चले जाओ बेटा, ठीक है. और यहां बीच में पॉइंट 3 पाई बाई 2. बच्चों समझ में आ रही है बातें जो मैं बोल रहा हूँ? ये तो आइडिया है भी ना इसका पहले से भी हमें. अरे भाई, वेरी गुड. तो sin x इक्वल टू 1 कब मिला? ये मिला बेटा x इक्वल टू, याद ऐसे रखना है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2. 4n प्लस 1 पाई बाई 2 क्यों बोला? जरा गौर से पाई बाई 2 देखो, उसके बाद मिला 5 पाई बाई 2. ये जो भी नंबर है इनके पाई बाई 2 के मल्टीपल जो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये 1 5 9 किस टाइप के नंबर है? जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आता है, इसलिए क्या लिखा? 4n प्लस 1. राइट, तो ये चीज तो हुई sin x इक्वल टू 1 के लिए. और चौथा जो पॉइंट है, मतलब ये टिप्स में होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन मिला आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब ये इक्वेशन बन गई तो आप सोचोगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो कॉस की इक्वेशन बनी या साइन की इक्वेशन बनी, देखते ही पता चल जाए. राइट, तो फोर्थ पॉइंट अपने पास आ गया, sin x इक्वल टू -1 कब होगा? when this x is equal to 4n plus 3 pi by 2. मतलब pi by 2 के मल्टीपल को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा? -1 वैल्यू मिलेगा. तो मैं गौर से दिखाता हूं, मैं यहाँ पे देखो, जैसे 3 पाई बाई 2 है, फिर उसके बाद 7 पाई बाई 2, से 4 से डिवाइड करो ना एक बार, -3 पाई बाई 2 है कोएफिशिएंट को, तो क्या रिमाइंडर मिल रहा है बेटा? 3 रिमाइंडर मिल रहा है. राइट, ऐसे नहीं, -7 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 एंड सो. राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए अपने को. अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम लोग टेंजेंट फंक्शन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. ये दोनों तो बाउंडेड थे, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और बदल रही है. तो थर्ड फंक्शन आता है टेंजेंट फंक्शन. ठीक है, टेंजेंट फंक्शन क्या लिख रहा हूं? y इक्वल टू 10x. अब गौर से देखो बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x. अभी जो जो चीजें बताई वो चीजें ध्यान में रखते हुए चलनी है. इस फंक्शन का जो डोमेन मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको पता है डोमेन का मतलब ऐसी x की वैल्यू जिनके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, है ना बेटा? तो ये एक्सप्रेशन sin x अपॉन cos x कब डिफाइंड होगा? जब आपका cos x कैसा हो? नॉन जीरो हो. cos x नॉन जीरो हो, और cos x जीरो कब होता है? बताया था ना अभी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे. तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल आपके पास x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो डोमेन में कौन कौन से नंबर्स आ गए? बोले सारे रियल नंबर्स आ गए एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताना. यस. वेरी गुड, वेरी गुड. अब इसके रूट्स कहाँ पे मिलेंगे? रूट्स का मतलब जीरोस. रूट्स तो मिलेंगे जब आपका 10x जीरो हो. 10x जीरो कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा. न्यूमरेटर कितना है? sin x. अब sin x जीरो होगा. अब sin x कहाँ पे जीरो होगा? थोड़ा गौर से देखना. n पाई पे, बताया था ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे. तो sin x जीरो होता है n पाई पे, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. तो अब पिक्चर ड्रॉ करते हैं फंक्शन की. पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, सोच के देखनी है. देखो कैसे ड्रॉ करेंगे अपन. मैं ना सिर्फ एक काम करता हूं, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पिक्चर ड्रॉ करता हूं.
उसके बाद तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसा ग्राफ बनने वाला है। या एक काम करते हैं, 0 से लेके पाई पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। पाई/2 पे डिफाइंड नहीं है, इसके बाद पाई आएगा, फिर 3 पाई/2 आएगा, फिर 2 पाई आएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे आएगा कितना, -पाई/2, ये है 0, ये पॉइंट आ गया माइनस का पाई, ये पॉइंट आ गया माइनस का 3 पाई/2, और ये वाला पॉइंट आ गया माइनस का 2 पाई। दिस पॉइंट इज -5 पाई/2 एंड सो ऑन, राइट। सही है ना, मैंने बिल्कुल सही लिखी चीजें। हाँ, अब तुम्हें आइडिया लेना है कैसे। देखो, पाई/2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन। फिर 3 पाई/2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, डिफाइंड नहीं है ना। ऐसे ही -पाई/2 पे डिफाइंड नहीं तो वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, एंड सिमिलरली -3 पाई/2 एंड -5 पाई/2। जो लास्ट क्लास में हुआ था मैं उसका भी रिवीजन करवाऊंगा आज की क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल भी था और वो एक ही क्लास में प्रॉपर सारी चीज समझ नहीं आती। तो आज की क्लास में उसका भी रिवीजन करवाऊंगा। कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी चली जाएगी क्लास, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जस्ट तुमसे चाहूंगा पाई/2 पे चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर मैं पाई/2 पॉइंट पे लेफ्ट से जाता हूं बेटा, मैं कलर चेंज करके तुम्हें विजिबल करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं अगर पाई/2 पे लेफ्ट से अप्रोच करता हूं और पाई/2 पे राइट से अप्रोच करता हूं, तो जब मैं पाई/2 पे लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो इसे लिखूंगा कैसे, पाई/2 माइनस, पाई/2 थोड़ा सा कम है ना। और जब मैं राइट से अप्रोच करूंगा पाई/2 पे तो क्या लिखूंगा, पाई/2 प्लस। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है, बताना। यस सर। गुड। तो अब मैं अगर पाई/2 प्लस, सॉरी पाई/2 माइनस करता हूं तो 10x का वैल्यू कैसा होगा। आप बोलोगे सर डिपेंड करता है किसके ऊपर देखना है आपको। तो हमने बोला 10x का वैल्यू तो होता है sin x अपॉन cos x। पाई/2 माइनस बोला तो आप बोलोगे पाई/2 से थोड़ा सा कम एंगल है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल बोल सकते हैं। इन्फिनिटेसिमल का मतलब समझ रहे हो बेटा, बहुत ही छोटा, उतना सा कम हमने एंगल किया है, बिल्कुल क्लोज टू पाई/2 है लेकिन पाई/2 से जस्ट पहले है। तो जब पाई/2 से जस्ट पहले है ना तो आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं ना पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होते हैं साइन एक्स तो पाई/2 के पास जाते जाते 1 वैल्यू दे देगा, और कॉस एक्स कितनी वैल्यू दे देगा, 0 देगा, लेकिन वो प्लस साइन के साथ में देगा क्योंकि थोड़ी ज्यादा होगी। तो कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, राइट बेटा। और 1/0 प्लस का वैल्यू कहाँ टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। ऐसे अपने को सोचना होगा, ठीक है। फिर मैंने देखा पाई/2 प्लस की बात की, तो 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ चुके हो, पाई/2 प्लस, पाई/2 पे थोड़ा सा एंगल ऐड किया, मतलब तुम ये बोल सकते हो पाई/2 प्लस एच इज वेरी स्मॉल वैल्यू सपोज, ठीक है। तो साइन तो रहेगा पॉजिटिव, वो 1 पे टेंड करेगा, कॉस रहेगा नेगेटिव लेकिन रहेगा, आएगा तो 0 की तरफ, बट कैसा होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा, नेगेटिव रहेगा। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है मेरी, ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने अभी यस दिया। सर। ओके गुड। तो दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। अब तुम इस लाइन एक बार दोबारा बता दीजिए जीरो वाली बात। पहले वाली या दूसरी वाली, सर जीरो का जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो देखो बेटा, पाई/2 माइनस बोलने का मतलब कि आप बोल रहे हो पाई/2 माइनस एच इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। समझ में आ रही है बात, एच इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे जब मैं पाई/2 माइनस एच की बात करूंगा तो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जब पाई/2 प्लस की बात करता हूं तो पाई/2 प्लस एच आ जाएगा। तो पाई/2 प्लस एच, पाई/2 में कुछ ऐड हुआ है तो एंगल कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है कॉस नेगेटिव होता है लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता है, तो उसका 1 आया फिर, ठीक। और कॉस नेगेटिव होता है तो जो 0 आएगा, कॉस पाई/2 तो 0 ही होना है, लेकिन उसकी टेंडेंसी कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, राइट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो तुम अब गॉट इट, वेरी गुड। अब देखो तुम क्या करो, यहाँ पे दो
डॉट लगा देते हैं अपन। क्यों लगा रहे डॉट? कि π/2 से जस्ट पहले थे तो ग्राफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, तो मैंने ऊपर वाला ये जो लगाया हुआ है एरो, ये किसके लिए लगाया है? इन्फिनिटी के लिए। और ये जो नीचे वाला एरो लगाया हुआ है ये किसके लिए लगाया है? माइनस इन्फिनिटी के लिए। जीरो पे कितनी वैल्यू है बेटा फंक्शन की? 10x की जीरो, क्योंकि 10 का रूट होता है n पाई पे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो यहाँ पे तो 10 फंक्शन जीरो ही होगा, ये तो पता ही अपने को। तो यहाँ पे जीरो होगा, फिर यहाँ पे जीरो होगा, तो ग्राफ को कंटिन्यू कर दो ऐसे, इस तरीके से। यहाँ भी ऐसे कंटिन्यू कर दो, ठीक है। मैं तुम्हें बड़े लेमन तरीके से बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाते हैं। इनकी शेप किसी के दिमाग में आ रही होगी, सर ये शेप ऐसी भी तो हो सकती थी, ऐसे जाके इन्फिनिटी चले जाता है, ऐसी क्यों हुई? अब ये जो है कॉन्केविटी का चक्कर है, जो डेरिवेटिव के थ्रू पता चलेगा, उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा। अब सोचो जिन लोगों ने ये चीजें प्रूफ की उस मोमेंट पे जब ग्राफ बनाए होंगे, तो कितनी क्रिटिकलिटी उनके सामने आई होगी, कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ा होगा, तब जाके ग्राफ बनाए। सेम सिचुएशन एट द पॉइंट 3π/2, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फिर से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे फिर से माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ बेटा फिर से ऐसा बन गया। अब तो मैंने जस्ट एक जगह बना दिया, अब हर जगह ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कंटिन्यू हो गया, जो जो पाई के मल्टीपल है उन सब पे रूट्स मिलते चले गए, एंड सो ऑन। हाँ जी बेटा, समझ में आई बात सबको? यस बेटा और लोग बताओ, आयुष्मान, क्षितिज, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. अभिषेक, गुड, चलो, गुड 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 बेटा। अब तुम देखो इसका ग्राफ जो है ना, रिपीटेशन कितने लेंथ के बाद दे रहा है, कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन दे रहा है, तुम देख पा रहे हो क्या? जो ये वाली पिक्चर अब पाई के बाद पाई के बाद, वेरी गुड, ये वाली पिक्चर में मुझे ये फिर रिपीट होके मिली यहाँ पे, फिर रिपीट होके मिल रही है यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पाई है, राइट? इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। हाँ, वो बताता हूँ। तो 10x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। और अभिनव ने एक बात बोली कि भैया ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है सर ग्राफ। बिल्कुल दिख रहा है बेटा, आप ये भी लिखोगे साथ साथ, ये ग्राफ डिसकंटिन्यू हो रहा है किन किन पॉइंट पे? π/2 के ऑड मल्टीपल पे, ठीक है। तो लिख लोगे 2n+1 π/2, ये जो पॉइंट अपने पास आए जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है, दे आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। राइट? अब क्या क्या प्रॉपर्टीज पता चली, रेंज कितनी मिल गई फंक्शन की, रेंज भी बता दो जल्दी से। रेंज इज इक्वल टू, देखो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे ग्राफ में माइनस इन्फिनिटी, लगातार चल रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंज सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर इन आवर रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। बट ग्राफ ब्रेक एट द पॉइंट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, हर एक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ग्राफ अपना ब्रेक हो रहा है, ये सारी चीजें पता चली, राइट? तो ये था हमारा टेंजेंट फंक्शन। काफी सारा काम कर लिया हमने, ये भी देख लिया कि ये जीरो कब होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे, और ये भी देख लिया डिफाइंड कब नहीं होता ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, राइट बेटा? अब अपन चलते हैं इसी के थ्रू कॉटजेंट फंक्शन पे। और तुम ग्राफ को एक बार देखना, और ये ग्राफ हर बार इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हो ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हर एक रीजन में कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट स्लाइड में आ रहा हूं, मैंने साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन बताए, तुम अगर इनको भी गौर से देखो तो तुमने देखा कि ये जो पिक्चर यहां से यहां तक बनी है, फिर वही पिक्चर फिर रिपीट हो गई यहां से यहां तक, इसका टाइम इंटरवल कितना आ रहा है? 2π। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π,
राइट बेटा? ऐसी सेम सिचुएशन साइन के लिए भी देखो, ये ग्राफ 2 पाई लेंथ पे रिपीटेशन दे रहा है, सारी की सारी लेंथ 2 पाई, तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, तो दोनों के लिए कंडीशन। और ग्राफ ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है ना? और भी क्या बातें बता सकते हो बेटा? ये भी बोल सकते हो इस फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस, इसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं हो रहा, तो दोनों के दोनों फंक्शन जो है ना, कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन, ये कैसे फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मतलब मैंने एक ही स्लाइड में तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की है इन फंक्शन के लिए। देन अगेन डिफाइन करते हैं अगला फंक्शन, दिस इज कॉटजेंट फंक्शन। कॉटजेंट फंक्शन y इज इक्वल टू cot x। cot x बोलने का मतलब cos x अपन sin x, है ना? तो कब डिफाइंड नहीं है फंक्शन? जब sin x 0 होगा। तो sin x कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या हुआ? x इज नॉट मल्टीपल ऑफ इंटीजर, ठीक है ना? तो n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ऐसे लिख लेते हैं। x is not equal to n pi where this n is belongs to integer. Now what kind of graph for this function? To draw the picture, firstly we find the roots. For roots, the numerator should be 0, है ना? Cos of x, this is equal to 0. So that cos of x is equal to 0 implies that x is equal to odd multiple of pi by 2. अब तो टिप्स में आने लगी होंगी चीजें कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। ट्रिगो में भी बहुत बार पढ़ी है सारी कहानी, है ना? तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इन पॉइंट्स पे आपका cos 0 होगा। चलिए ये भी पता चला। अब पिक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। तो मैंने ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, दिस इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है? ये आएगा पाई बाई 2, फिर आएगा पाई, सिमिलरली 2 पाई, सॉरी 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट इज 2 पाई, नेक्स्ट इज 5 पाई बाई 2। बेटा एक जगह कंटिन्यू करके ड्रॉ कर देते हैं, फिर तो पिक्चर हर जगह सेम ही मिलनी है, क्योंकि ये भी पीरियोडिक होता है। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, राइट? अब कहाँ पे डिफाइंड नहीं है बेटा? डोमेन लिखो सबसे पहले। तो डोमेन क्या लिखोगे? जैसे पीछे वाले में लिखा था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द पॉइंट n pi where this n is belongs to integers, right? This is our domain, ठीक है? तो n पाई मतलब पाई के इंटीजर मल्टीपल, तो 0 पे डिफाइंड नहीं है। जहां जहां पे डिफाइंड नहीं वहां पे वर्टिकल लाइन, पाई पे डिफाइंड नहीं है, फिर 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 3 पाई पे डिफाइंड नहीं है, सिमिलरली माइनस पाई पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ माइनस 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो इन सब पे तो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? अब जहां पे रूट मिल रहे थे उनको पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे रूट मिल रहे थे। और मैं पाई के ऊपर इसका बिहेवियर देख लेता हूँ, वहां से सब पता चल जाएगा ग्राफ बनना कैसे। पाई बाई 2 पे रूट है, 3 पाई बाई 2 पे रूट है, 5 पाई बाई 2 पे रूट है, इन सारे पॉइंट पे रूट है, माइनस पाई बाई 2 पे रूट है, देन माइनस 3 पाई बाई 2 पे रूट है, एंड सो। रूट का मतलब वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यही तो था रूट और जीरो। अब जरा एक चीज देखो कि अगर x टेंड करता है पाई माइनस को, मतलब पाई से जस्ट पहले है अपन, या पाई ना देख के बेटा 0 देख लो आप लोग, ठीक है? 0 माइनस को ये आ गया और 0 प्लस को तो ये आ गया। इन दोनों पॉइंट पे क्या बिहेवियर होता है फंक्शन का वो सोचना है। जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो उस केस में cot x फंक्शन का बिहेवियर क्या रहेगा? उसको अपन लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। 0 माइनस का मतलब समझ रहे हो बेटा? 0 से पहले कौन से क्वाड्रेंट में हूं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 माइनस बोलने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं।
हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है ना ये वाली? यस सर। हाँ, अब फोर्थ, वेरी गुड, फोर्थ Yes, क्वाड्रेंट sir. में, गुड बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव, और साइन कैसा होता है? नेगेटिव। कॉस जीरो कितना होता है? 1, और साइन जीरो कितना होता है? 0, बट ये जीरो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, है ना बेटा? नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? माइनस इन्फिनिटी को। सिमिलरली जब मैंने बोला x टेंस टू 0 प्लस, तो मुझे मिल गया cot x, cot x का वैल्यू फिर से cos x अपॉन sin x। 0 प्लस बोलने का मतलब आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना हो गया? cos x अपॉन sin x, एंड दिस वैल्यू ऑल इज 1 वैल्यूज आर अपॉन, पॉजिटिव। all values are positive, that is this is plus infinity। तो बेटा आप पिक्चर बनाओ, 0 प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी, और 0 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी। रूट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, रूट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। अब सेम बिहेवियर आगे भी कंटिन्यू होता चला जाएगा, पाई माइनस माइनस इन्फिनिटी, पाई प्लस प्लस इन्फिनिटी, इनको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस काइंड ऑफ पिक्चर। दिखा ग्राफ कैसा? डिक्रीजिंग ग्राफ। 10 कैसा था? इंक्रीजिंग। ये उसका रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ही होगा, है ना? यस सर। गुड। और पीरियड कितना मिल गया इस फंक्शन का? वो भी पाई आ गया। ये लेंथ देखो हर जगह सेम है ना? सेम है। तो पाई, तो पीरियड मिल गया पाई, रेंज मिल गई कितनी? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो? रूट्स के लिए तो बता ही दिया कि यहाँ पे रूट्स है, यहाँ पे 0 होता है फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग को यार मैं बार बार पूरा न लिख के ऐसे लिख दूंगा, एरो नीचे की तरफ डिक्रीजिंग, एरो ऊपर की तरफ तो इंक्रीजिंग, राइट। और अगली कहानी बेटा क्या, कि एक तो बातें और बोलते हैं, हाँ डिसकंटीन्यूअस है। कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है? जहां पे डिफाइंड नहीं। डिसकंटीन्यूअस एट odd multiple of pi by 2, where this n is belongs to integers। ये सारी बातें हुई कॉन्स्टेंट फंक्शन की, ठीक है। बस बिहेवियर जैसे समझा रहा हूं वैसे याद रखना है। लोग तो सिर्फ ग्राफ ही रट लेते हैं। ग्राफ रटना नो डाउट बुरा नहीं होता, बट बेटा ये अप्रोच जो तुम सीख पा रहे हो, 0 माइनस 0 प्लस, ये ग्राफ रट के नहीं सीख पाते। पीरियोडिसिटी जो एक्चुअली तुम्हें दिख रही है वो ग्राफ रट के नहीं दिखती। डोमेन रेंजेस की बात जो प्रॉपर कर पा रहे हो ना, ग्राफ रट के नहीं हो पाता। तो इसके लिए सीखनी पड़ेंगी चीजें, और जब हम सीखते हैं तो फिर आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ के लिए काम कर सकते हो। बढ़ता हूं आगे, अब देखो। तो नेक्स्ट अब अपन चलते हैं इनके रेसिप्रोकल के ऊपर। अब जरा रेसिप्रोकल देखना। पहला तो आ गया सेक, है ना? तो सीकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन y इज इक्वल टू सेक एक्स। बेटा गौर से समझना है। सेक एक्स बोलने का मतलब, अब रेंज डोमेन तो मैं डिसाइड कर सकता हूं बिकॉज ये वैल्यू है 1 अपॉन कॉस एक्स, और जब cos x 0 होगा ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इधर से मुझे एक चीज मिल गई, x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एक काम तो ये हो गया, ठीक है। अब अगली बात करते हैं अपन, शो वो क्या करते हैं। ये तो पहला हुआ कि कहां पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब डोमेन पता चल गया। और कितना पता चल गया? दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर माइनस माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। गुड बेटा। और ये n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये कहानी तो अपने को पता चल चुकी है। अब अपन ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले मैं तुम्हें दो तीन चीज दिखाना चाहूंगा। अगर मेरे पास cos x है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -1 से 1 लाई कर रही है, ठीक है। अब बेटा कैसे करो, इसे ब्रेक कर दो ऐसे, -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x इज लेस देन बाय 0 माइनस, और
0 प्लस इज लेस देन बाई cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं ऐसे ब्रेक क्यों कर रहा हूं इसे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का अलग रेसिप्रोकल लूंगा और पॉजिटिव नंबर्स का अलग रेसिप्रोकल लूंगा। रेसिप्रोकल ही तो ले रहा ना फंक्शन में 1 अपॉन cos x है, ठीक है। तो जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, तुम्हें पता है रेसिप्रोकल लेते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आ गया 1 अपॉन -1, 1 अपॉन cos x, दिस इज ग्रेटर देन बाई 1 अपॉन 0 माइनस, राइट, कोई डाउट। और दूसरी बात 1 अपॉन 0 प्लस इनइक्वालिटी चेंज 1 अपॉन cos x greater than or equal to 1 upon 1. So ultimately that value is -1 is greater than equal to sec x is greater than by minus infinity, or plus infinity is greater than by sec x is greater than or equal to 1। ये चीजें पता चल चुकी है। देखो कितना इंटरेस्टिंग काम हो गया। तो यहां से मुझे पता चल गया द रेंज ऑफ दिस sec x फंक्शन दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 का क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। -1 से 1 तक के बीच की वैल्यूज पिक नहीं करेगा, उसके अलावा सारी वैल्यूज ले रहा है पूरे रियल नंबर की। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? Yes, sir. वेरी गुड। अब अपन ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का, ठीक है। ग्राफ बनाने से पहले तो एक बात और भी पता चल गई। क्या पता चल गई? कि जिन पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है उन पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा, जैसे पिछले वाले केसेस में हो रहा था। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज sec x is discontinuous at x equal to odd multiple of pi by 2, राइट। एक पॉइंट ये पता चला। मैं लिख तो दे रहा हूं, अभी तुम्हें ग्राफ के थ्रू बताऊंगा भी। sec x is periodic function with period 2 pi, with period 2 pi। अगला पॉइंट लिख रहे हैं, इसमें डोमेन लिख दिया, रेंज लिख दिया। ये फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपनी वैल्यू -1 से 1 तक के बीच की तो रखता ही नहीं है। इसकी रेंज में तो कौन सी वैल्यू मिल रही है? माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी। तो क्या बोलोगे? sec x नेवर टेक्स द वैल्यूज बिटवीन -1 एंड +1। किसी ने तुमसे बोल दिया ना कि sec x इक्वल टू हाफ सॉल्यूशन बताओ, क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना बेटा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसके ग्राफ को देखते हैं। तो पहले वो देख लो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब देखो तो पिक्चर कैसी बनेगी। मैं थोड़ा पूरे पेज पे ग्राफ बना रहा हूं बिकॉज मैं इसे कॉस के ग्राफ के साथ रिलेट करना चाह रहा हूं। हमारे पास कॉस का जो ग्राफ था वो ऐसा था, जहां पे cos 0 था वहां पे इसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली डिफाइंड नहीं होगा। और ये देखना है ग्राफ बनाने का रीजन क्या है, कि आप देखोगे कि भाई कहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, कहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखो। ये आ गया कितना? 3 पाई बाय 2। ये क्या आ गया? 5 पाई बाय 2। ये आ गया 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। और जो ये बेटा जहाँ पे पीक्स पकड़ रहा है ना, +1 दे रहा है 0 पे, फिर उसके बाद दे रहा है 2 पाई पे, सिमिलरली आगे यहाँ पे -2 पाई पे एंड सो ऑन। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे पीक दे रहा है 1 वैल्यू, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 वैल्यू, पाई, 3 पाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना है? -7 पाई बाय 2। जहां पे 0 हो रहा है वहां पे इसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा। तो रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाते हुए क्या किया? वहां पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो जहां पे डिफाइंड नहीं है। क्यों कर रहा हूं? तुम्हें पिछले कुछ ग्राफ्स को करते हुए समझ में आ रहा होगा
तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, दिस इज जहां जहां पे कॉस के रूट्स मिल रहे थे, एंड सेम सिचुएशन इससे पहले भी। राइट बेटा, अब ये होने के बाद अब जरा गौर से देखो, मैं एक कलर और यूज कर रहा हूं, तुम पिक्चर समझने की कोशिश करना। जब मैं π/2 पे लेफ्ट से चलता हूं तो कॉस जो है वो पॉजिटिव से जीरो की तरफ जा रहा है, ग्राफ का एक्स एक्सिस से ऊपर है ग्राफ, बट टेंड कर रहा है जीरो को। तो जब रेसिप्रोकल लूंगा तो ग्राफ कहाँ टेंड कर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। और जब मैं राइट से जीरो की तरफ π/2 की तरफ जाता हूं तो ग्राफ जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे है पिक्चर, और किसकी तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ टेंड कर रहा है, बट है नेगेटिव। तो यहाँ कहाँ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो ये पिक्चर ऐसे कुछ बन रही है। आई थिंक समझ में आई कहानी। हाँ जी बच्चों बताओ, आई समझ में। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे, अब फिर ये कंटिन्यू होता चला गया ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सर एक बार और समझा। हाँ जी बेटा मैं बताता हूँ, पहले एक बार मैं थोड़ा ये पिक्चर ड्रॉ कर लूँ, फिर उसके बाद तुम्हें और। मैंने कहा बेटा कि अगर अपन देखते हैं π/2 माइनस पे, π/2 माइनस पे वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब x टेंड कर रहा है π/2 माइनस को, तो उस केस में sec x किसको टेंड करेगा, 1/cos x, और cos x का वैल्यू π/2 माइनस के लिए क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 प्लस होगा ना, तो ये टेंड कहाँ करेगा, प्लस इन्फिनिटी। और जब मैं बोलता हूँ x टेंड्स टू π/2 प्लस, तो आप पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट पे। π/2 प्लस बोलने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो sec x का वैल्यू कहाँ टेंड करेगा, नेगेटिव। 1/0 माइनस, मतलब माइनस इन्फिनिटी को। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था यस यार ये लिखने की जरूरत ना पड़ती मुझे ना, तो मैं ग्राफ से ही सोचना था, इसलिए मैंने ग्राफ में ये सारे एल्गोरिथम हाँ करके सर। दिखाए थे, ठीक है। अब शायद याद समझ में आ रहा होगा। और 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, इन पे या तो +1 मिलेगा या -1 मिलेगा, क्योंकि cos की वैल्यू +1 या -1 है, तो उसका रेसिप्रोकल भी +1 और -1 ही मिलना है ना। सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये पिक्चर मुझे मिल गया, दिस इज द ग्राफ। तो दिखा तुम्हें सबको, पीरियोडिक फंक्शन है, जो ये पिक्चर मिली यहाँ से यहाँ तक की सेम पिक्चर फिर रिपीट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक सेम पिक्चर फिर रिपीट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक। इन इंटरवल्स की लेंथ कितनी मिल रही है, 2 पाई, तो 2 पाई लेंथ थी। और डिसकंटिन्यूटी मिल रही है कहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x, और सारी प्रॉपर्टीज भी लिखी है। अब सेम सिचुएशन आते हैं किसके ऊपर, cosec x के ऊपर। तो उस पे तो अब काम कम करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस इज सेम एज sec x। जैसे 1/cos x निकाला, वैसे 1/sin x निकाल सकते हैं अपन। तो मैं अगला फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कौन सा, cosecant फंक्शन। y इज इक्वल टू cosec x। पहले तो देखते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है। ये लिख लिया फिर से 1/sin x। sin x की जो रेंज है वही सेम रेंज है जो cos x रखता है अपने पास, कितनी रखता है, -1 से लेके 1, राइट। तो पहली बात तो डिफाइंड कब नहीं है, जब आपका x इज नॉट इक्वल टू n पाई। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब, क्योंकि sin x 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो sin x 0 तो n पाई पे होता है ना। तो डोमेन कितना मिल गया मुझे फंक्शन का, डोमेन मिल गया दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रेंज का। रेंज इज इक्वल टू
This is set of real numbers again. Sorry, set of real numbers minus open minus 1 to 1. और क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में लिखा था, और 1 से लेके इन्फिनिटी। ये दोनों बातें सेम ही है। हाँ बेटा, यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर में से ओपन -1 to 1 हटाया, क्योंकि -1 और +1 तो मिलेंगे अपने को। कब मिलेंगे? जब π/2 के मल्टीपल देखेंगे तो कॉसेक फंक्शन 1 और -1 वैल्यू तो लेता है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, तो ये रेंज आ गई अपने पास। पीरियड आ गया इस फंक्शन का कितना? 2π। दूसरी बात सर हमने रेंज वाली बात समझ में नहीं आई मुझे। बेटा, जस्ट पिछले वाले एग्जांपल का रेंज समझ में आया था, जो मैंने पूरा प्रूफ किया था ये, है ना? तो मुझे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के बीच की वैल्यू मिल रही है और 1 से इन्फिनिटी मिल रही है। ठीक है शिवानी, समझ में आई Yes. बात बेटा? और सिर्फ -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिल रही, -1 भी मिल रहा है और +1 भी मिल रहा है, राइट? Yes. वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे भी दिया है, देखो इस वाले ग्राफ के लिए। Yes sir. अब पीरियड कितना आ रहा है? 2π। इसके बाद डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे। Discontinuous at n π where n is belongs to integers। तो अब पिक्चर ड्रॉ कर लो, कोसाइन फंक्शन, cosec x, cosecant फंक्शन, सॉरी। ठीक है, दिस इज ऑरिजिन। कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे। जहां पे डिफाइंड नहीं वहां पे वर्टिकल लाइन कर ली ड्रॉ, एंड सो ऑन बेटा। सेम सिचुएशन इससे पहले भी। एंड सो ऑन। और जो रेंज है ना, वो किस किस के बीच में लाई नहीं कर रही? -1 से 1 के बीच में। ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट द रेंज, ये you may say this thing also, cosec x never takes values between -1 and +1। so this is the line of +1, है ना? जब y की वैल्यू कितनी हो जाए? +1 हो जाए। और दिस इज द लाइन ऑफ -1, राइट बेटा? ये लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब थोड़ा पिक्चर ड्रॉ करते हैं। इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइंड नहीं है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे पीछे बनाया था ना कोसेक का, जस्ट लाइक है, सेम काइंड ऑफ पिक्चर, बस π/2 लेंथ आगे शिफ्ट हो गया, एंड सो ऑन। राइट? समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी बच्चों, बताओ। Yes sir. वेरी गुड। सर 2π का ये डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, 2π का डिफरेंस आ रहा है बेटा। हाँ हाँ। क्योंकि पीरियड भी 2π आ रहा है ना अब तो, सेम पीरियड। यस सर। 2π, पाई, 3π, यहाँ पे -π, यहाँ पे -2π, ये माइनस का 3π, देख रहे हो? तो दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2π। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, उन पे वैल्यू +1 होगी या -1 होगी? तो यहाँ 3π/2, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे माइनस का π/2, यहाँ पे माइनस का 3π/2, ये क्या आ गया? माइनस का 5π/2, एंड सो ऑन। एनी डाउट? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट पे चलूंगा, बट उससे पहले अपन सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं, इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो आगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस।
और मैं प्रूफ करवा रहा हूँ तुम्हें प्रॉपर, क्योंकि मैंने ट्रिगो में तो बहुत टाइम लगाया हुआ है, तो इनके प्रूफ्स में भी परेशानी नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, तो पहला जो है, अगर मैं लेता हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो आप फॉर्मूला यूज करो, क्या लिखोगे? दिस इज साइन एक्स माइनस साइन वाई, दिस इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है, 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इनटू साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो cos 0 हो या sin 0 हो, तो क्या होगा? cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये 0 हो जाए, और दूसरी कहानी क्या होगी? sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 0 हो जाए। ठीक है बेटा, अब cos 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो लिख लिया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये 2 से 2 गया। और दूसरी बात देखो, साइन 0 कब होता है? इवन सॉरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n पाई आ गया। इन दोनों केसेस में आपका n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, and this implies the condition we have that x plus y this is equal to 2n plus 1 pi, or x minus y this is equal to 2n pi, where this n is belongs to set of integers। मैं क्लब करना चाहता हूं दोनों इक्वेशंस को। क्या करना चाहता हूं? क्लब करना चाहता हूं। थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कैसे क्लब करूं। क्लब मैंने ऐसे किया बेटा, देखो कि जो पहला लिखा ना वो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड दिस माइनस वाई, और जो दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिस प्लस वाई, एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने दोनों इक्वेशंस को क्लब करके क्या लिख दिया? x इज इक्वल टू n पाई, या तो ऑड मल्टीपल होगा या इवन मल्टीपल होगा, प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। क्यों लिखा माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई वाई? अगर n ऑड होगा तो माइनस 1 टू द पावर n कितना? नेगेटिव, और n इवन होगा तो माइनस 1 टू द पावर n कितना? पॉजिटिव। आई थिंक बेटा मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बताओ? यस सर, माइनस वाई और प्लस वाई का कंसेप्ट प्लस है वाई, बस। हाँ क्यों आ रही है? बिकॉज n की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी, ठीक है, जिसमें n आपका इंटीजर है। तो जो सॉल्यूशन मिल गया इस इक्वेशन का, मैं सजा देता हूं आपसे, बनता है इतना तो, है ना? इक्वेशन अगर अपने पास है sin x इक्वल टू sin y, then this implies that x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into y, where this n is belongs to set of integers. This is the solution of sine equation, right? आया समझ में? बहुत आसान सी यस चीज। सर। हाँ, ये अपने को याद भी रखनी है बेटा, यही इक्वेशन अल्टीमेटली याद रखनी है। निकली कहां से वो मैंने तुम्हें पूरा प्रूफ बता दिया। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट है ये कंसेप्ट कोसाइन फंक्शन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन आती है कॉस की, दैट इज cos x इक्वल टू cos y। फिर से सॉल्व करो, क्या आ गया? cos x माइनस cos y, दिस इज सर आज की क्लास की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी? हाँ जी बेटा, हो जाएगी। सर एक्चुअली क्योंकि मेरा नेटवर्क बीच में बहुत ज्यादा हट रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं अपलोड करूंगा इसे। यस। cos x माइनस cos y मतलब cos c माइनस cos d, उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोलो, 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, मतलब x। और माइनस माइनस 2 साइन। हाँ वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? दोनों में से ऐसे हाँ लिखते सर। हैं, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, है ना? दिस इज इक्वल टू 0। इसमें उल्टा हो जाता था, d माइनस c बाई 2, है ना? तो ये 0 कर देते हैं। अब यहां से सेम इक्वेशंस मिल रही साइन की दोनों, है ना? क्या मिल रही है बेटा? या तो साइन x प्लस वाई बाई 2 0 हो, या बेटा साइन y माइनस एक्स बाई 2 0 हो, राइट? ये चीजें आ रही है। अब साइन 0 कब होता है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई आ गया। और दूसरी कहानी क्या आ गई?
x माइनस वाई माइनस एक्स दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n पाई आ गया, जहां पे n बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को। साइन तो जीरो, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे, मतलब n पाई पे। एंड दिस implies that x plus y this is equal to 2n pi, or you may say this y minus x this is equal to 2n pi, right? आई बात समझ में? where this n is belongs to integer। अब तुम जरा गौर से देखना बेटा, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं? कोई परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। y इज इक्वल टू 2n पाई दिस माइनस x, और दूसरे में मैंने लिख दिया x y इज इक्वल टू 2n पाई दिस प्लस x, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? है तो 2n पाई बस, लेकिन ये जो x का मल्टीपल है वो या क्या आ रहा है, या तो माइनस साइन के साथ आ रहा है या प्लस साइन के साथ आ रहा है। तो -1 की पावर n। जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ तो इवन ही है मल्टीपल, ये तो दोनों में हाँ इवन है। पिछले वाले में तो एक ऑड था और दूसरा इवन था, इसलिए क्लब किया। तो इसको जस्ट ऐसे लिख लो 2n पाई प्लस माइनस एक्स, वेयर दिस n इज बिलोंग टू इंटीजर। तो अब आगे से याद क्या रखोगे? याद रखोगे कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज cos x इज इक्वल टू cos y, दैट इज implying this y is equal to 2n pi plus minus x, where this n is belongs to set of integers, right? ये आ गया। आई थिंक कोई परेशानी वाली बात नहीं आता, समझ में आ रहा है सबको, है ना? यस सर। ओके गुड। तो चलते हैं अब नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन पे। मैं बेटा इन्हीं तीनों का यूज करता हूँ हमेशा, आप भी, आपको जरूरत नहीं है ना कॉसेक के लिए, सेक के लिए या कॉट के लिए निकालने की, उनके रेसिप्रोकल तो साइन कॉस और टेन ही होते हैं, ठीक है ना? तो साइन कॉस और टेन की इक्वेशन पता है, तो कॉसेक आए, सेक आए या कॉट आए, तो पहले तो एक काम कर लोगे कि उनके डिनोमिनेटर डिफाइंड किन पॉइंट पे नहीं है उनको निकाल के, बाकी उन सारी इक्वेशन को फिर से कन्वर्ट कर दो साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में या टेन की फॉर्म में, फिर सेम सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो अब दिखते हैं, जैसे अगली चीज आती है तीसरा, दिस इज 10x इक्वल टू 10y। तो जब अपन करते हैं 10x इक्वल टू 10y, तो बेटा आप देखो कैसे लिखो, 10x माइनस 10y दिस इज इक्वल टू 0। इसे कैसे करें? एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दिस माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई दिस इज इक्वल टू 0, और एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और जो डिनोमिनेटर है ना इसका, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया राइट में। बट वो हमें एश्योर करना होगा कि x और y की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इन पॉइंट के ऊपर आपका 10 और 10 फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है? तो वो हम एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठा लेना है कि इसके डोमेन में कौन से नंबर्स होते हैं। एंड दिस implies that sin of x minus y this is equal to 0, that means x minus y this is equal to n pi, where this n is belongs to integers. So we get the solution that x is equal to n pi plus y, where this n is belongs to integer, ठीक है? कितनी शानदार तीन इक्वेशंस मिल चुकी है अपने को, और इन तीन इक्वेशन के ऊपर एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर है, 10x इक्वल टू 10y। और एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का अधिकतर मेंस में भी पूछा जाता है, और इसका एप्लीकेशन एडवांस में होता है। मैंने तुम्हें बताया ना, जेई एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं वो, उनको करने के लिए ना पहले 11th का पूरा सिलेबस ढंग से करना होता है, 12th का पूरा सिलेबस ढंग से करना होता है, उसके बाद हम एडवांस से क्वेश्चन कर पाते हैं, बिकॉज वो मिक्स होते हैं बेटा। उसमें क्या होता है, दो टॉपिक्स मिक्स कर दिए, 3 टॉपिक मिक्स कर दिए एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो जब आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाती है, वैसे मैं क्वेश्चन करवाता रहता हूँ तुम्हें एडवांस के बीच बीच में, जो मुझे लगता है कि इसमें किसी और टॉपिक का एप्लीकेशन नहीं, तो वो मैं करवा देता हूँ, बट ऑलमोस्ट सारे नहीं हो पाते अभी भी।
तो 10x equal to 10y implies that x is equal to n pi plus y, where this n is belongs to integers. So this is our trigonometrical equation और ये उसका सॉल्यूशन है. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब चलते हैं बात बेटा पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर फिर से. प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. जैसे सपोज फर्स्ट है कि अगर f(x) periodic function है, if f(x) is periodic function with period t, then a times f of bx plus c. ठीक है बेटा, क्या क्या किया मैंने? a से किया है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक क्या मैग्निफिकेशन फैक्टर है, ऐसा फैक्टर जो फंक्शन की रेंज को मैग्नीफाई करता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करता है या मैग्नीफाई करता है. ठीक है, बड़ी करता है या छोटी करता है ना बेटा? ये बात मैंने बताई थी आपको. अब b की बात करते हैं. b कैसा फैक्टर है? b स्केलिंग फैक्टर, राइट. c क्या है? शिफ्टिंग फैक्टर. राइट बेटा. तो मैंने कहा दिस फंक्शन इज ऑल्सो periodic with the period t upon mod of b. पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैंने mod of b से डिवाइड किया. ठीक है, mod क्यों? क्योंकि b नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, उधर रियल नंबर है. स्केलिंग फैक्टर मतलब बेटा देखो, मैग्निफिकेशन से पीरियड के ऊपर चेंज नहीं आता, शिफ्टिंग से पीरियड के ऊपर चेंज नहीं आता. चेंज किसके थ्रू आता है? स्केलिंग से. जो स्केलिंग फैक्टर है ना, उसके थ्रू पीरियड के ऊपर चेंज आता है. तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी अपॉन मॉड. ठीक है, जैसे अगर सपोज कोई एग्जांपल दे दे कि हमने ले लिया फंक्शन है साइन, मैं थोड़ा अच्छा सा लेता है ना जो तुम्हें मजा आए. साइन n फैक्टोरियल, एक मिनट, पाई x अपॉन n फैक्टोरियल 2 times this प्लस 3 times, या जस्ट पहले इतना ही लिख लो. व्हाट इज इट्स पीरियड? यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो 3, एडिशन कर दो 3 का. व्हाट इज इट्स पीरियड? सोच के बताओ. f फंक्शन कौन सा है? साइन. तो साइन का पीरियड कितना है? t, 2 पाई है ना. और जो स्केलिंग हुई है वो स्केलिंग फैक्टर b कितना है बेटा? दिस इज पाई अपॉन n फैक्टोरियल. शिफ्टिंग किससे हुई? 3 से फर्क नहीं पड़ता कोई. मैग्निफिकेशन किससे हुआ? 2 से फर्क नहीं पड़ता कोई. ये फर्क क्यों नहीं पड़ता है? तुमने ग्राफ बनाए थे पीछे, तो तुम्हें याद होगा ग्राफ किस तरीके से बन रहे थे. 2 का मल्टीप्लाई करने से रेंज के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ना, ऊपर नीचे आएगी भाई. रूट्स तो चेंज हुए सर ना. हाँ जी बेटा. हमें कैसे पता चला कि t2 पाए? बेटा क्योंकि फंक्शन साइन ओके ओके, यस सर. है ना, उसका पीरियड कितना है? 2 पाई. और b जिससे स्केल हुआ है वो कितना है? पाई अपॉन n फैक्टोरियल. तो अपने पास जो इस फंक्शन का पीरियड आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा कितना? 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ b. b तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो उसको मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. n फैक्टोरियल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू n फैक्टोरियल. दिस इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. कितना आसान सा तरीका हो गया ना. कितना ही आड़ा तिरछा फंक्शन हो, कैसे दिया हो, आप इजीली सोच सकते हो. आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर. अब फिर से पीरियोडिसिटी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर f1x, f2x and so on fnx, they are periodic functions
with period with periods T1, T2, T3 and so on Tn respectively. ये जो दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा रहा हूं इसमें कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब 3-4 कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कॉन्ट्रडिक्शन में लिखवा दूंगा तुम्हें। उन एग्जांपल्स में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, अदरवाइज हर जगह सेटिस्फाई होती है। ठीक है, T1, T2, T3 and so on Tn respectively, then the period, sorry, then the function देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज C1 F1 plus C2 F2x plus and so on Cn Fnx। ठीक है, किसी ने पिछली वाली स्लाइड अगर नोट नहीं की तो देख लो, आई थिंक नोट कर ली होगी। ठीक है, दीज ऑल फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड्स, रेस्पेक्टिव पीरियड्स दिए हुए हैं सबके। तो बोल रहे हैं कि फंक्शन दिस, ये है क्या, इनका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ, जहां पे C1 C2 एंड सो ऑन Cn दे आर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं ऐसे, इज ऑल्सो पीरियोडिक, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, वो भी कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। विद द पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ T1, T2 एंड सो ऑन Tn, मतलब n फंक्शन मुझे दिए हुए, उनका पीरियड पता है। ठीक है बेटा, तो पीरियड पता होने के बाद जो इस कॉम्बिनेशन का पीरियड बनेगा वो क्या होगा, इन सारे पीरियड्स का एलसीएम होगा। ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, समझ में आ रही है बात, एलसीएम ऑफ दीज पीरियड। बट यहां पे साथ में एक पॉइंट और लिखोगे, प्रोवाइडेड दैट एलसीएम एग्जिस्ट, कभी कभी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं इनके ऊपर बेस। जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा पहला, fx इज इक्वल टू 2 sin 2x plus 3 cos pi x। What is the period of this function? तो जो इसमें पहला फंक्शन है sin x, sin 2x, उसमें स्केलिंग कितने की हुई, 2 की हुई है। अब sin का पीरियड होता है 2 पाई, x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2, तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ cos में पाई मल्टीप्लाई x के साथ, स्केलिंग उससे हुई है, तो cos का पीरियड 2 पाई और डिवाइडेड बाई पाई। तो इसका पीरियड कितना आ गया, पहले वाले फंक्शन का पाई आ गया, और दूसरे वाले फंक्शन में कितना आ गया, 2। ठीक है, तो जो पीरियड होगा वो कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 5। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 and 5? सोच लो बेटा, दिस सर 2 पाई डज नॉट एग्जिस्ट। यार मजाक कर रहे हो भाई, एक रैशनल दूसरा इरेशनल कैसे निकाल लोगे एलसीएम? मैंने तो आज तक सीखा नहीं ऐसा तरीका, है ना। ये नंबर रैशनल है, पाई कैसा इरेशनल है, एक रैशनल और एक रैशनल का एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करता। लिखता हूं इन सारी बातों को पॉइंट वाइज, समझना है पहले, देखो। ठीक है, मैं बताऊंगा कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब दिस फंक्शन fx इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। राइट बेटा, दिस फंक्शन fx इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। अब दोबारा देखते हैं आगे कि क्या बातें मैं बोलना चाह रहा था, ऐसा क्यों, किस किस केस में नहीं होता। तो थोड़ा ये क्लास 6-7 की बातें जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, क्लास 6 में ही तो आया था एलसीएम, तो वहीं की बातें बेटा। उस वक्त तो हम लोग क्या होते थे ना, छोटे बच्चे, यार मम्मी पापा, अरे बेचारा थक गया यार, मत पढ़ाओ जाता, परेशान मत करो, ऐसे ही तो होता था उसमें, बहुत सारा प्यार, ये सब कुछ मिलता था। अब लात मिलती है तुम्हें,
है ना, घर में। मिलनी भी चाहिए लात, क्योंकि जब प्यार किया तो ये सब चीजें पता ही नहीं है, तो अब लात मिलनी चाहिए ना। तो देखो, पहली बात, एलसीएम ऑफ रैशनल, इरेशनल एंड an irrational number does not exist. दूसरी बात, LCM of two irrational numbers LCM of two irrational numbers exist if and only if they are rational multiple, they are rational multiple of same irrational number, they are rational multiple of same irrational number. राइट बेटा, तुमने बोला सर ये बात में कुछ मजा सा नहीं आया, है ना, ये समझ नहीं आया रैशनल मल्टीपल ऑफ सेम इरेशनल नंबर बोलने का क्या मतलब बना। तो इसके लिए मैं दो एग्जांपल देता हूं पहले यहाँ पे। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया मैंने कि अगर एफ एक्स है 2 sin x प्लस 3 cos 2x, राइट बेटा। तो जब मैं पीरियड देखता हूँ तो sin x का तो पीरियड आएगा 2 पाई, क्योंकि यहाँ तो x के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है। cos x में x, cos 2x में x के साथ 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया पाई। तो जो पीरियड इसका आएगा t, वो आएगा एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा पाई। देखो पाई सेम इरेशनल नंबर के रैशनल मल्टीपल, 2 कैसा रैशनल नंबर 1, पाई का मल्टीपल दूसरे नंबर में कितना है 1, 1 भी कैसा है रैशनल नंबर है, तो सेम इरेशनल नंबर पाई के रैशनल मल्टीपल ये कितनी वैल्यू मुझे मिली, दिस इज 2, राइट। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल अगर सपोज ये ले लिया, मेरे पास फंक्शन आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन ई एक्स, राइट, प्लस कॉस या 5 टाइम्स कॉस, इसे लिख लेते हैं अपन एक्स सपोज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जरा गौर से देखना, इसमें पहले वाला फंक्शन जो है उसका पीरियड कितना, 2 पाई तो साइन का होता है और पाई बाई ई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इससे स्केलर मल्टीपल, मतलब इससे स्केलर से मल्टीप्लाई हुई है, स्केलिंग हुई है इसकी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2e, और यहां से तो डायरेक्टली एक cos x फंक्शन, तो इसका पीरियड कितना 2 पाई। अब मैं अगर टोटल कंप्लीट फंक्शन का पीरियड देखता हूं तो बोलूंगा क्या, एलसीएम ऑफ 2 पाई, सॉरी 2e कॉमा 2 पाई। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर है, तो ये एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई बात सबको समझ में बेटा, हाँ या ना बताना। यस वेरी गुड। अब अगर अपन एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं ऐसा, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज साइन 3x, ठीक है, 3 पाई एक्स ले लिया और दूसरा ले लिया cos 5 पाई एक्स। व्हाट इज इट्स पीरियड? तो यहां से तो आ गया 2 पाई बाई 3 पाई, तो 2 बाई 3, और यहां से क्या 2 पाई बाई 5 पाई, इसका कितना मिल गया 2 बाई 5। तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ, मजा आ रहा है ना, एलसीएम ऑफ 2 बाई 3 एंड 2 बाई 5 क्या होगा? ये मत बोल देना एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। कितना आएगा?
हाँ। सर 4/15। नहीं यार नहीं, मतलब तुम एलसीएम लेना भूल गए यार, लग रहा है मुझे। ये ना ये कई सारे बच्चे ना बीटेक करके निकल भी जाते हैं, उनको नहीं पता होता कभी कभी कि 2/3 और 2/5 का एलसीएम क्या होता है। ये भी बेटा हम पढ़ते थे जब छोटी क्लासेस में थे, वो ये पढ़ते थे। एक रिजल्ट और लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, दैट एलसीएम ऑफ रैशनल्स ऑलवेज एग्जिस्ट। एलसीएम ऑफ रैशनल्स ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, हमेशा एग्जिस्ट करता है। और कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर मेरे पास कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं, जैसे P1 अपॉन Q1 पहला नंबर है, P2 अपॉन Q2 दूसरा नंबर है। आई थिंक ये बात बोलने की जरूरत नहीं दैट P1 एंड Q1, P2 एंड Q2 दीज ऑल आर इंटीजर्स, है ना? पता है ये सबको कि जब भी रैशनल लिखते हैं दिस कैन आल्सो बी, यस सर। ठीक है ना? तो ये हमेशा P बाई Q की फॉर्म में है। P और Q दोनों इंटीजर हैं। तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया, P3 अपॉन Q3 एंड सो ऑन, Pn अपॉन Qn, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है बेटा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब P1, ये फंडामेंटल्स है जो कि पता होने चाहिए अपने को, Pn एंड डिवाइडेड बाय HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। HCF न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ गया 2, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 और 5 का 1, कितना आ गया 2, राइट। तो ये चीजें हैं, मतलब जब हम पीरियड निकाल रहे हैं उस समय पे। अब मैंने पीरियड के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, इसके बाहर तो क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं। अब कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड लिख लेते हैं, और मतलब जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ कि जो याद रहने चाहिए, ठीक है बेटा। देखो अब examples of periodic function, you may say that standard examples of periodic function। तो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक फंक्शन with period 1, right। fx is पीरियोडिक, fx क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैं इसकी बात जो कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दूसरा एग्जांपल, साइन टू दी पावर nx, मतलब साइन x की पावर n कर दी जाए, जैसे साइन टू दी पावर 1x, साइन स्क्वायर x, साइन क्यूब x, साइन टू दी पावर 4x एंड सो ऑन, इस टाइप के जो फंक्शन में बोल रहा हूँ, ठीक है। cos टू दी पावर nx, tan टू दी पावर nx, सॉरी cosec टू दी पावर nx, और फिर आता है अपने पास sec टू दी पावर nx। दे आर periodic function, they are periodic function with period, सर ऊपर वाले में दैट इज पीरियड 1 है ना? हाँ बेटा, ठीक है, periodic function with period 2 pi when n is odd, मतलब अगर ऑड पावर होगी तो पीरियड रहेगा कितना 2 पाई, ठीक है। एंड विद पीरियड पाई
when n is even. राइट? तो ये सारे फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, पावर n भी कर दिया जाए तब भी बेटा। तो 2 पाई पीरियड के साथ पीरियोडिक होते हैं जब पावर ऑड हो, और पाई पीरियड के साथ पीरियोडिक होते हैं जब पावर कैसी हो, इवन हो। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। दिस इज 10 to the power nx and cot to the power nx. They are periodic function with period। पहला है बेटा पाई और दूसरा है पाई बाई 2। ना सॉरी, दोनों केसेस पे पाई, चाहे एन इवन हो चाहे ऑड हो, ये ध्यान रखना है इसके लिए। ठीक है, दिस इज विद पीरियड पाई, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। इन बोथ केस यू में से फॉर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चाहे वो इवन नेचुरल नंबर हो चाहे ऑड नेचुरल नंबर, हमेशा कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, और पीरियड भी कितना आएगा, सेम आएगा, पाई। ध्यान रखना है। अब आती है बात इनके मॉड की, अगर इन फंक्शंस के मॉड ले ली जाए तो चौथा पॉइंट आ गया, मॉड ऑफ साइन एक्स हो या मॉड ऑफ कॉस एक्स हो, मॉड ऑफ टेन एक्स हो या बेटा मॉड ऑफ कॉट एक्स हो, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स। These all are periodic functions with period pi। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या का सबका हर किसी का मॉड ले लिया जाए तो भी ये पीरियोडिक होता है, और पीरियड कितना होता है, पाई होता है, सबका पीरियड पाई होता है। राइट बेटा, तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें बताए। अब इनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, जो ऊपर सेकंड रिजल्ट बताया था उसके लिए कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कि मेरे पास एक एग्जांपल आ गया ये वाला, एफ एक्स ले लिया मैंने साइन टू द पावर 2x या साइन स्क्वायर एक्स लिख लो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन, इसका पीरियड कितना होगा? थोड़ा सा मैं लास्ट स्लाइड में जाना चाहता हूं, एक चीज और लिख दे रहा हूं, पांचवा इसके अंदर, द कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। कांस्टेंट तो रिपीट ही कर रहा है ना हमेशा अपनी वैल्यूज को, वो तो हमेशा सेम है, तो होगा पीरियोडिक। लेकिन क्या उसका पीरियड बता सकते हो तुम? वो हर पीरियड पे ही रिपीट हो रहा है, उसका एक ही वैल्यू। तो बेटा क्या पीरियड होगा उसका, सोचो। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है, इस बात में कोई दो राय नहीं, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसका पीरियड कितना होगा? कोई जीरो मत बोल देना यार, ये पीरियड जीरो हो ही नहीं सकता। तो कांस्टेंट फंक्शन अकेला ऐसा फंक्शन है बेटा जो पीरियोडिक होता है बिना किसी पीरियड के, विदाउट एनी पीरियड, पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो तो हर बार रिपीट कर रहा है वैल्यू। कोई फंडामेंटल लेंथ में ढूंढ नहीं पा रहा हूं ना टाइम इंटरवल की, कि किसके बाद वो रिपीट कर रहा है, वो हमेशा रिपीट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन विदाउट एनी पीरियड, विदाउट एनी पीरियड। राइट? अब तुम एक बात देखो कि जब मैंने बोला था साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा, तो आप बोलोगे पाई। कॉस स्क्वायर का पीरियड क्या होगा, आप बोलोगे पाई, क्योंकि जब पावर इवन होती है तो उस केस में पीरियड कितना होता है, पाई होता है, और जब पावर ऑड होती है तो उस केस में पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। अब आपका जो कंसेप्ट था उसके हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई, तो अगर मैं कंप्लीटली इसका पीरियड देखूं तो एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई मिल गया, बट दैट वैल्यू इज इक्वल टू पाई, बट दिस इज इक्वल टू 1 which is a constant function।
है ना? So it has no period. राइट बेटा, ये तो पीरियड, इसके पास तो पीरियड होगा ही नहीं कोई भी, लेकिन यहाँ तो पाई आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दिखा सबको? आया समझ में? यस भाई इस फंक्शन का पीरियड तो पाई होना चाहिए कॉन्सेप्ट से, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है फॉर्मूले से, वो तो हमेशा ही होता है 1, तो उस हिसाब से इसका पीरियड क्या होना चाहिए? नो पीरियड। कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विदाउट एनी पीरियड, तो पीरियड तो होता नहीं है, लेकिन यहां निकल रहा है पाई आपके फंडामेंटल कंसेप्ट के थ्रू, तो ये रॉन्ग। आया समझ में? सिमिलरली मैं देख रहा हूं दूसरा एग्जांपल, अगर अपन इसको ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा सपोज ये ले लेते हैं साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। अब आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ी, उस थ्योरी के हिसाब से इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा? जल्दी सोचो और बताओ। थ्योरी के हिसाब से पाई, है ना? यस यही आ रहा है सबका? यस तो इसका पीरियड पाई और इसका पीरियड पाई, वैसे तो आना चाहिए टी जो है एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, ये कितना आ रहा है? दिस इज पाई, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब अगर अपन इसे सॉल्व करते हैं, साइन टू द पावर 4x है, तो मैंने सॉल्व कैसे किया? इसे ऐसे सॉल्व किया, देखो जब भी पावर्स में हो ना वैल्यूज, तो इनको ए ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, नहीं बेटा ए स्क्वायर प्लस हाँ बी सर, स्क्वायर नहीं, एक काम पर करते ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ना। नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनो मेरी बात को पहले। हाँ वो भी सोच सकते हो, वेरी गुड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी सोचा जा सकता है। जब ना पावर ज्यादा हो तो cos 2x के फॉर्मूलाज, sin 3x के फॉर्मूलाज, या cos sin 2x के फॉर्मूलाज, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। और अभी क्षितिज ने बहुत अच्छा बोला कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लो, उसके थ्रू सोचा जा सकता है, बिल्कुल सही काम है। तो अपन क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख लिया, और माइनस में कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का तो वैल्यू 1 हो गया, माइनस में कितना आ गया, दिस इज 1/2 इंटू 2, मतलब इसे ऐसे लिख लिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 4 चाहिए ना होल स्क्वायर के लिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया ऐसा काम? बिकॉज मुझे पता है इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 2x होता है, तो ये अल्टीमेटली मुझे कितना मिल गया, 1 माइनस हाफ ऑफ साइन 2x, राइट? मिल रहा है इतना? अब तुम जरा गौर से देखो, इस साइन स्क्वायर 2x बेटा, नॉट जस्ट साइन 2x, तो मतलब इसको ऐसे लिख लो, साइन 2x का होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। अब तुम्हें एक चीज और पता थी, वो थी पता cos 2x के फॉर्मूले से कि cos 2 of any angle, this value is equal to 1 minus 2 sin square of that angle. So this implies that sin square of this angle A, this is equal to 1 minus cos 2A and that divided by 2. यही तो आया, तो अपन इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, भाई क्या फर्क पड़ रहा है, स्क्वायर ही तो था। तो देखो A की जगह पे कितना एंगल है बेटा, दिस इज 2x, तो यूज कर लो, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x एंड दैट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो अल्टीमेटली तो 4 ही हो गया खैर, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज योर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, दिस इज 1 माइनस 1/4, 2 इंटू 2, और फिर प्लस में कितना आ गया, cos x cos 4x डिवाइडेड बाय 4, and this is equal to 3/4 plus cos 4x divided by 4, राइट? ये चीज आ रही, आई थिंक समझ में आया सबको, है ना? अब जरा जल्दी से बताओ कि 3/4 है, ये तो कांस्टेंट है, इसके पास तो कोई पीरियड नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही दो, इसे तो इग्नोर कर दिया। पीरियड किसके पास है बेटा, cos 4x के पास है, मल्टीप्लाई में कितना हुआ है, 1/4 है, तो जो मल्टीप्लाई में उससे तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैग्निफिकेशन फैक्टर है,
फर्क किससे पड़ता है कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, तो इसका पीरियड कितना आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, मतलब कितना आ गया पाई बाई 2, तो इसका पीरियड कितना आ रहा है पाई बाई 2। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, राइट। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन था। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ जी बच्चों बताओ। यस सर। वेरी गुड। अब अपन एक काम और करते हैं, लिखते हैं अगला एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, that fx is equal to sin pi x upon n factorial। थोड़ी देर पहले करवाया था ऐसा एक क्वेश्चन। दिस इज 4 टाइम्स दिस प्लस 5 टाइम्स cos pi x upon n plus 1 factorial। ठीक है, देन व्हाट इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, जल्दी बताओ। अब तो बेटा दिमाग में कैलकुलेशन होनी है, कुछ बड़ा काम करना ही नहीं अपने को, है ना। तो इस पहले वाले फंक्शन का पीरियड कितना, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई अपॉन n फैक्टोरियल। दूसरे वाले फंक्शन का पीरियड कितना, 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस पाई एंड दिस पाई दे आर एलिमिनेटेड, गए कैंसिल आउट हो गए, और ये वैल्यू कितनी मिल गई 2 इंटू एन फैक्टोरियल, और ये क्या मिल गई, दिस इज 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें चाहिए पीरियड, तो टी क्या होगा, एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यूज, और दोनों तो रैशनल हैं, एन फैक्टोरियल तो इंटीजर ही होगा और एन प्लस 1 फैक्टोरियल भी इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर इंटीजर है तो उनका एलसीएम तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं उसमें। तो देखो कितना मिलेगा, दिस इज 2 इंटू एन फैक्टोरियल एंड दिस कॉमा दूसरा है 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट, ये वैल्यू आ रही। तो बताओ यार क्या पीरियड होगा बेटा, किसके दिमाग में आ रहा है? सर ये n+1 जो फैक्टोरियल है इसको n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो सीधे सीधे ये बोल दो ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि एन फैक्टोरियल तो एन प्लस 1 फैक्टोरियल के अंदर लाई करता ही यस सर। है ना। दिस इज अवर पीरियड, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक एंड विद पीरियड दिस, राइट बेटा, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताना। यस। वेरी वेरी गुड। तो अब हमने देख लिए ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जितने भी वैरायटी के हो सकते हैं, कि इनके पीरियड के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है ना। और एक दो काम करते हैं, हाँ जी बेटा बोलो। सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या था इस वाले एग्जांपल में? इसमें तो नहीं था बेटा, इससे पहले वाले में था, जिनमें था वो मैंने लिखवाया ना तुम्हें अभी इससे पहले। यस सर। हम्म। और देखेंगे, सपोज ये ले लिया, हाँ, अब एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जैसे ये है, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करवाया, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, तो मैंने जस्ट सॉल्यूशन लिख के दिखा दिया तुम्हें कैसे कैसे है। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन involving solving equations involving uh, trigonometrical functions, इसके अलावा बेटा एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्राइक का मतलब पॉलिनोमियल हो गए ये सारे, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। जिन इक्वेशन में ये सारे फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है, बाय ग्राफ, तो वाई ग्राफ लिख सकते हो। तो ग्राफिकल टेक्निक्स बताने वाला हूं कि इनके थ्रू सॉल्यूशन निकालने हैं।
और हमेशा पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये चीज समझनी। जैसे सपोज एक काम करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है अपना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन the total number of solutions of the equation sin x is equal to x plus 1 upon x, where this x is not equal to 0. First option 0, second option 1, third option 2, fourth option none. Yes बेटा, क्या आपको लगता है कितने सॉल्यूशंस होंगे? सोचो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। बेटा क्या लग रहा है तुम लोगों को कितने सॉल्यूशन होंगे? कुछ पता चल रहा है? भाई साहब कई सारी चीजें बताई गई है आपको। अब ऐसे सोचो, देखो कि जब मैं x और 1 अपॉन एक्स नंबर देख रहा हूं, आपको पता है इन दोनों नंबर्स के लिए, ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के से ग्रेटर देन और इक्वल होता है ना। तो अगर मैं x और 1 अपॉन एक्स का अर्थमेटिक मीन लूं तो वो हमेशा इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से x कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो जो ये वैल्यू मुझे मिली वो क्या मिल गई? x प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट? आ रही बात सबको समझ में? लेकिन ये कब? फॉर ऑल x ग्रेटर देन बाई 0, क्योंकि भाई x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ही नहीं ले पाऊंगा उस केस में, है ना। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करता हूं तो भाई उल्टा हो गया। जैसे यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेसमेंट किया, बोला x लेस देन इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ये कितना हो जाएगा? -2, है ना बेटा? समझ रहे हो मेरी बात को सब लोग? बताओ। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 होती है, और जो ये आपके पास राइट साइड वाला फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? उसकी वैल्यू आ रही है बेटा या तो 2 या 2 से बड़ी, या -2 या उससे छोटी। तो ये दोनों फंक्शन तो कभी कोइंसाइड करेंगे ही नहीं किसी भी पॉइंट पे, तो क्या बट बोलोगे? हम हाँ लोग बताओ। यस सेकंड वाला सर। केस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x तो कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा बेटा? तो क्योंकि फिर हम उसका स्क्वायर रूट नहीं ले पाएंगे। आप नहीं ले पाओगे स्क्वायर रूट, लेकिन जब आपने इक्वेशन इनके लिए डिफाइन कर दी है, तो अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं तो नेगेटिव नंबर के लिए तो इक्वेशन बन ही सकती है ना। यस, हम्म। तो बेटा देखो कि साइन तो -1 से 1 है, और ये वाले नंबर्स जो है वो -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो दोनों जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, राइट? आई बात समझ में सबको? बताना सर एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा। देखो साइन का जो रेंज है वो -1 से 1 है, और जो राइट वाला फंक्शन x प्लस 1 बाई एक्स है, उसकी रेंज -इन्फिनिटी से -2 है, और 2 से लेके इन्फिनिटी है ना। तो कोई भी वैल्यू मिल रही है क्या? क्लैश हो रही है कभी? नहीं ना। नो सर। हाँ,
इसका जो रेंज मिल रहा है ना, किस फंक्शन का जो राइट वाला फंक्शन है, इसका जो मुझे रेंज मिलेगा, आपको पता चल गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये दोनों फंक्शन कभी भी sin x हो या x प्लस वन अपॉन एक्स हो, कभी भी कॉन्साइड नहीं करेंगे। जब कभी भी कॉन्साइड नहीं करेंगे तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन का कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये और ये इक्वेशन दोनों फंक्शंस इक्वल हो जाए। कितने पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं, है ना? तो 0 पॉइंट पे इक्वल हो रहे कभी हो ही नहीं सकते। तो इस बात का मतलब 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? सुहानी, समझ में आया? सर कोइंसाइड वाली बात नहीं आई सर, मतलब बेटा कभी ये होता ना कि एक ग्राफ मेरे पास ऐसे चल रहा है सपोज, और दूसरा ग्राफ मेरे पास ऐसे चल रहा है, तो ये ग्राफ इन पॉइंट्स पे कॉन्साइड कर रहा है इस दूसरे ग्राफ के साथ में, ओवरलैप कर रहा है इसे, है ना, या इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां वही पे रूट्स रूट्स होते हैं। मिलेंगे। हाँ, क्योंकि वहां पे दोनों इक्वल है, राइट? तो ये दोनों तो कभी कर ही नहीं सकते कॉन्साइड, क्योंकि एक की रेंज। सर हाँ, सर दोनों के इक्वल होना इम्पोर्टेंट है या दोनों का इक्वल होना साइन एक्स इम्पोर्टेंट है? नहीं समझा नहीं मैं क्या पूछ रहे हो। सर एक्स दोनों के रूट्स इक्वल होना इम्पोर्टेंट है या नो, दोनों का मिला के साइन एक्स इक्वल होना? दोनों के रूट तो बोले ही नहीं बेटा, मैंने बोला इस फंक्शन का ग्राफ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, अब तुम्हें ग्राफिकली भी समझ में आना चाहिए, क्लियर हो जाएगा ऐसे। और कि अगर मैं sin x का ग्राफ देख रहा हूं तो ग्राफ मुझे ऐसा मिल रहा है। हम रूट जिस इक्वेशन के देख रहे हैं ना उसको थोड़ा समझना। और जब अपन किसका ग्राफ देख रहे हैं, ये +1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है? और जब मैं ग्राफ किसका देख रहा हूँ, x प्लस वन अपन एक्स का देख रहा हूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। समझ में आई बात? ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। ये किसका ग्राफ है? x प्लस वन अपॉन एक्स। एक्स पॉजिटिव के लिए किसका ग्राफ है? x माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। एक्स नेगेटिव के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -2, सॉरी, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है +2। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये दोनों ग्राफ्स कभी एक दूसरे को कोइंसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, या ओवरलैप नहीं कर पा रहे, या इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे। जहां पे इंटरसेक्ट करते वहां पे इन दोनों फंक्शन के थ्रू जो जनरेटेड इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन मिलता। सुहानी, बात समझ में आई? सर तो मुझे ये कंफ्यूजन था कि अगर ये दोनों, सर हमें रूट्स तब मिलेंगे जब हमें इस राइट हैंड साइड वाली बेटा को साइन एक्स के बराबर। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द रूट ऑफ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन। मैं रूट बोल रहा हूँ किसका? sin x इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि sin x माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये कब होगा? कब होंगे दोनों जीरो? दोनों का डिफरेंस 0 कब होगा? जब ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल हो। अभी दोनों फंक्शन इक्वल कब आएंगे? जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट ओके ही नहीं कर यस पा सर, रहे तो रूट्स कहाँ से मिलेंगे बेटा? यस सर, यस। ठीक है, ओके, चलो। आई थिंक अब तो इस बात में कभी परेशानी होगी भी नहीं तुम्हें। सर बस एक और डाउट है सर, हम्म, जहाँ पे रूट्स मिलते हैं मतलब वो उस पॉइंट पे इक्वल है? बेटा रटना नहीं है किसी चीज को, समझना है, ठीक है? तुमने मेरी बात को मान के याद मत कर लेना कि रूट्स हैं जहाँ पे वहां पे दोनों इक्वल है। यार यहाँ पे टेंडेंसी बनी ऐसी है ना कि दोनों फंक्शंस इक्वल दिए हुए हैं। जब इक्वल दिए हुए तो इक्वल कब होंगे? जहां पे होंगे वहीं पे सॉल्यूशन या वहीं पे रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के। ठीक है बेटा? यस। याद मत करना, समझ लो, कोई बात नहीं, आप एक दो बार पूछ लो मुझसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा है। अगला एग्जांपल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इज इक्वल टू x अपॉन 10। मजेदार काम होने वाला है। sin x इज इक्वल टू x अपॉन 10। सोचो बेटा, मैं सर ऑप्शन मुझे दूं? फिर से कंफ्यूजन हो रही है इस वाले क्वेश्चन में। क्या?
सर जब हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए तो आपने कहा कि उसकी वैल्यू 0 तभी आएगी जब वो sin x और x प्लस 1/x दोनों इक्वल हो तो ही वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, सर तो फिर इसमें तो ये दोनों जो x प्लस 1/x है ये sin x से कोइंसाइड करना चाहिए। हम तो हाँ, ये चेक कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो वही तो बोल रहे बेटा, जब कॉन्साइड ही नहीं करे तो कभी रूट ही नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। यही तो चेक कर रहे हो ना, हम यही चेक कर रहे हैं कॉन्साइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ये चेक करते कितने पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हैं। सर एक दूसरे से या फिर sin x से? बेटा दो फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक ही फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन sin x है। ये दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे कि नहीं कर रहे, ये चेक कर रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, बस इसका ग्राफ दो अलग अलग रीजन में अलग अलग बना हुआ है। ओके ओके यस सर। एक 1 वाला और एक 2 वाला। हाँ ठीक है, अब जल्दी बताओ, सोचो, मैं ऑप्शन देता हूं तुम्हें। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है नन। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लाइन बनी है ना x/10, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पता चल रहा होगा सबको। तो तुम्हें ये पता है बेटा कि ये वाली लाइन जो है, जो 45 डिग्री बनाती है, तो है y = x। अगर इसमें x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट का, कट करती है ओरिजिन पे ना, अगर मैं इसके साथ में x का कुछ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं, या तो मुझे ये लाइन मिलेगी y = ax, या मुझे ये लाइन मिलेगी y = bx। अब तुम्हें पता होना चाहिए नीचे वाली ग्रीन लाइन है वो कब मिलेगी, और जो ऊपर वाली येलो लाइन है वो कब मिलेगी। ये तब मिलेगी जब b की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ये वाली लाइन तब मिलेगी जब b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे, फ्रैक्शन हो। बिल्कुल बेटा, है ना। ये तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था। तो ये चीज मिल रही है अपने को। अब थोड़ा सोचो और कि ठीक है, जैसे तुमने लिखा कि sin x = x/10 है अपने पास, तो मुझे ये कहानी पता है कि sin x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 होती है। ठीक है बेटा, ये पता है मुझे। ये पता होने के बाद मैं आगे बढ़ा और ये देखा कि sin x किसके इक्वल है, x/10 के इक्वल है। चलो तो यहाँ रख दिया, x/10 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -10 से 10 के बीच में लाई करेगी। मतलब कहने का ये है कि sin x = x/10 ये सिर्फ कब हो सकता है, is possible if x is lying between -10 and +10। हाँ या ना बच्चों, बताओ, आई बात सबको समझ में। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास x की वैल्यू -10 से 10 के बीच में। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताओ। यस ठीक है, गुड। तो मैंने बोला ये तब पॉसिबल हो पा रहा है जब x की वैल्यू -10 से 10। अब अपन ग्राफ बनाते हैं दोनों फंक्शन के और फिर रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, तो मैंने ये दोनों पिक्चर्स ड्रॉ कर दी। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ये ऐसे कंटिन्यू होता चला, और थोड़ा सही से सोचना, मतलब शुरुआत में ब्रेन लगाओ। मैंने क्या बोला, -10 से 10 के बीच में कॉन्सेंट करेगा। ये वाला पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाई। पाई का वैल्यू कितना, 3.14। ये है 2 पाई, 2 पाई का वैल्यू कितना, 6.28। 3 पाई का वैल्यू कितना, 9.42, है ना बेटा।
आ रही बात सबको समझ में? 9.42 पक्का? 6.28 इंटू 3 करो भाई, कितना होगा? नहीं नहीं, 3.14 इंटू 3, सॉरी, सही था, सही सर था, वही होगा सर, नहीं तो वही होगा ना, 9 पॉइंट समथिंग। तो बेटा यहाँ पे भी देखो, अब ये माइनस पाई और ये आ रहा है -2 पाई, ये आ रहा है -3 पाई, ठीक है। तो बेटा 9.42 तो ये आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग इक्वल प्रॉपरली, एंड ये आ रहा है माइनस का 9.42, ठीक है, ऐसा मिल गया मुझे। तो जब यहाँ पे -9.42 आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो -10 मिलेगा वो बस इसके जस्ट करीब मिलेगा, क्लोज मिलेगा यहाँ पे, है ना, और +10 जो मिलेगा वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, मिलेगा बेटा, ठीक है। तो जो अब मुझे लाइन मिलने वाली है, वो लाइन कैसी मिलेगी, जरा गौर से देखो, वो स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसी, और यहाँ कुछ ऐसी इंटरसेक्ट करेगी इस कर्व को, मतलब इस कर्व के इक्वल होगी सिर्फ कब तक? 10 से पहले पहले और -10 के बाद, राइट। इसके बाद कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तुम गौर से देखना। अब मैं ग्राफ को थोड़ा और कंटिन्यू करके दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे ये था ना, तो मैं और कंटिन्यू कर देता हूँ बेटा, तो मतलब अब इसके बाद ग्राफ इससे नीचे ही रह रहा है, क्योंकि लाइन तो इन्फिनिटी को टेंड कर जा रही है, और यहाँ पे भी ग्राफ इससे नीचे ही रह रहा है, बिकॉज तुम समझ चुके हो लाइन इससे ऊपर नीचे रह रही है ना। तो कितने रूट्स आपको मिले? अब रूट काउंट करना शुरू कर दो, एक यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 रूट्स मिल गए, ठीक है ना। तो कुछ कैलकुलेट किया हमने, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। और लोग भी पूछ लो बेटा, समझ में आया ना सबको? कोई डाउट या परेशानी वाली बात यहाँ तक तो नहीं, आई थिंक। हाँ जी बेटा बताना। यस गुड। अब तो मतलब मैं क्वेश्चन में खेल सकते हैं तुम्हारे साथ ना, अब तो तुम सब कुछ कर सकते हो। इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हो यार तुम सारे के सारे, कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, दैट इज cos x, this is equal to, इसे लिख लो आप, x² प्लस x प्लस 1। हाँ जी बेटा, मतलब अब मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया, x² प्लस x प्लस 1। इस वाले चैप्टर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिगो के बाद में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब मैंने क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पिक्चर बनाई जाए। देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट साइड वाला जो फंक्शन है ना उसको सोचना है। तो है कितना, x² प्लस x प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी मिल रही है? जब भी क्वाड्रेटिक मिले तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया करो। तो कैसे कर लिया, x² प्लस 2 इंटू 1/2 दिस इंटू x, दिस प्लस 1/2 का स्क्वायर, जब ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और प्लस 1, राइट। ये तो तुमने 10th में पढ़ा होगा। अच्छा, बट आता है ना बेटा, ये तो समझ में आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, बस ये देखते हुए चलना है बीच वाला। हाँ, तो ये आ गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, एंड दिस प्लस 1 माइनस 1/4, ये आ गया 3/4। अब मैं चाहता हूं पहले तुम इसका ग्राफ बनाओ। ये तो है अपने पास में x², ठीक है।
राइट। ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोलिक शेप में होता है, यू शेप में होता है, राइट। अब जो x के साथ में एडिशन हुआ है वो तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था शिफ्टिंग बताता है बेटा, ठीक है। तो ये x प्लस समथिंग है, x प्लस समथिंग बोलने का मतलब इसका रूट कितना मिलेगा? x इक्वल टू -2 मिलेगा, जहां पे 0 हो रहा है। तो जो पहले 0 पे 0 था, अब कहां पे 0 हो रहा है? -12 पे 0 हो रहा है, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो अब अपने पास जो ग्राफ बन गया वो कैसा बन गया? ये वाला ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ किसका बन गया? x प्लस हाफ का होल स्क्वायर का बन गया, राइट बेटा। आ रही बात सबको समझ में? यस सर। ठीक है। और इस पे कितना एडिशन हुआ है? 3/4 एडिशन हुआ है। तो -1/2 पे ये एक्सप्रेशन x एक्सिस पे 0 हो रहा था, मतलब x एक्सिस पे आ रहा था, तो इसका मतलब 0 हो रहा था। तो अब -1/2 पे 3/4 लेंथ ऊपर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक कलर चेंज करके बनाता हूँ ग्राफ। तो ये 3/4 लेंथ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3/4, ठीक है। तो मुझे पिक्चर कैसी मिल गई? कुछ ऐसी ग्राफ, ऐसा ग्राफ मिल गया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, जीरो राइट। से थोड़ा। हाँ, आया ना सबको समझ में? तो ऐसा ग्राफ मिल रहा है यस बेटा, वेरी गुड। यस सर। अब ना बड़ा मजेदार काम हो रहा है। ये तो हमने राइट साइड का ग्राफ बना लिया, किसका? ये ग्राफ बन गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का। अब अपने को किसका ग्राफ बनाना है? cos x का। तब उसके साथ कोइंसाइड करना है। तो देखो ये फिर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, जितने मिलेंगे उतने रूट हो जाएंगे। तो ये बना cos x का ग्राफ, ठीक है, राइट। -1/2 की लोकेशन कहां पे होगी, कोई बताएगा? ये तो है π/2 की लोकेशन, माइनस का, -π/2 का मतलब कितना हो गया? 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? -1.72, है ना? 157। माइनस का 1.72। अब -12 तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, जीरो के बिल्कुल क्लोज, यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे कहीं पे -12 होगा। मैं थोड़ा सा ना एक कलर चेंज कर देता हूँ, तुम्हें दिख जाएंगे फिर चीजें। यहाँ पे कहीं पे आएगा -12, राइट बेटा। और ये जो ग्राफ है ना, इसे थोड़ा सा स्टीप करते हैं यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा करंट पिक्चर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, जा नहीं सकता ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1 यहाँ पे, राइट। आई बात सबको समझ में? यस सर। ऐसा पिक्चर बन गया। अब -12 पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, कोई अंदाजा बता सकता है बेटा? -12 का मतलब -0.5, π/4 का वैल्यू कितना? नहीं नहीं, उसमें तो cos का वैल्यू 1/√2, मैं बोल रहा हूँ π/4 वैल्यू 0.78। कितना? 0.78। 0.78, है ना? π/6 का वैल्यू कितना हो गया? इसको निकाल लो एक बार। π/6 का वैल्यू सर 0.52। 0.52, बिल्कुल क्लोज है ना बेटा इसके। आई बात सबको समझ में? -1/2 के, और 0.52 के ऊपर वैल्यू कितनी मिल रही है? बताओ कितनी वैल्यू मिल रही है? मतलब यहाँ पे कहीं पे है π/6, इस पॉइंट पे कहीं पे π/6, जिसका वैल्यू है कितना? 0.52 विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन के साथ में देख रहे हैं, है ना? है ना? यस सर। और इस पे कितनी वैल्यू मिल रही है? ये वाली वैल्यू, भाई cos π/6 कितना होता है? √3/2, है ना? तो यस यहाँ पे सर। √3/2 सर है आप क्या बेटा। चेक कर रहे हैं अभी? अभी बेटा चेक कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स पे -1/2 के ऊपर जो वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, वो कितनी आएगी? 3/4 आएगी,
तो हम देख रहे हैं 3/4 पे, मतलब ये कर्व 3/4 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? कर्व के ऊपर लाई कर रहा है या कर्व से नीचे लाई कर रहा है? समझ में आई बात बेटा? नहीं सर। नहीं, देखो ये जो कर्व जा रही है उसकी शेप कुछ ऐसी है यहाँ पे, है ना? तो देख रहा हूँ कि 3/4 पॉइंट यहाँ पे है या यहाँ पे? अगर 3/4 यहाँ पे होगा तो ग्राफ ऐसा जाएगा इसके ऊपर, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर 3/4 पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे होगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। किसकी वैल्यू 3/4? कि राइट हैंड साइड वाला जो ओके फंक्शन है। ओके। Yes. ठीक है बेटा, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, देखो तो बताओ कितनी Yes. वैल्यू आई π/6 पे? cos π/6 √3/2, है ना? √3/2 कहने का मतलब थोड़ा सा बेटा न्यूमेरिकली निकाल के देखो जरा कितनी वैल्यू मिल रही है? 0.866 समथिंग। 0.866। ओके, ठीक है। और बेटा अब तुम्हें लॉजिक पता चल जाएगा कि अगर अपन देखें 3/4 तो ये कितना आ रहा है? 0.74 हो गया ना काम? 0.74। तो ऑब्वियसली -1/2 के ऊपर जो ये वाला ग्राफ, रेड कलर का ग्राफ x² + x + 1 बनाया है, वो तो बेटा यहाँ पे इस कर्व से नीचे वैल्यू रखेगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? यहाँ पे कहीं पे वैल्यू Yes, रखेगा, sir. है ना बेटा? तो यहाँ जब नीचे रखेगा तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए। और जब ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है? इसे 2 पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है। तो कितने 2 सॉल्यूशन? हाँ, तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। सर जो 3/4 है हाँ बेटा, 3/4 तो, हाँ 3/4 तो बेटा इसकी वैल्यू है ना? पॉइंट, वो x नहीं, वो y एक्सिस पे, ये तो y है ना अपना, ग्राफ बना रहे हैं जिसका। 4 पॉइंट है, वो y एक्सिस। तो फिर हम लोग x एक्सिस पे क्यों चेक कर रहे हैं ये सब? -π/2 और -π/6। बेटा फंक्शन अपनी वैल्यू x एक्सिस के थ्रू ही तो रखेगा, नहीं रखेगा? जैसे यहाँ पे देखा -½ है, ठीक है, तो इस -½ पे जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आ रही है? वो यहाँ पे आ रही है। तो जो भी ये पॉइंट आता, ये कैसे चेक करता मैं इसे? सोच पा रही हो तुम कैसे चेक करता? x एक्सिस पे वैल्यू रखता और फिर इस कर्व पे पुट करता, करता है ना? मैंने x = -½ रखा तभी तो जाके मुझे 3/4 मिला फंक्शन का वैल्यू। तो हाँ, नहीं समझ में आई बात कि नहीं आई? यस। ठीक है बेटा, पता चला? तो कितने सॉल्यूशन? 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन मैंने अपने आप बना के दे दिया था तुम्हें, तो तुम्हें इतना सारा सोचना पड़ा। जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट बेटा ये भी टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, अभी इसमें प्रैक्टिस में आना है। ठीक है, क्रिटिकल तो बना सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जितनी प्रैक्टिस में आओगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास, कल वाली जो क्लास होगी, उस क्लास में अपन क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी देखेंगे, और जो इक्वेशंस मैंने आज तुम्हें बताई अलजेब्राइक इक्वेशन, इनके ऊपर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो मेंस और एडवांस में इससे पहले पूछे हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस सर। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। चलिए बेटा, ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।